नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। क्रिप्टो करेंसीज पिछले 24 घंटों के दौरान मिक्स ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि निवेशक इस हफ्ते की मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रिलीज करने के लिए वापस आ गए हैं। इसके अलावा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में जेनेसिस की बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन फाइलिंग की वजह से रैली रुक गई है। पिछले गुरुवार को पूरे एशिया में लूना न्यू ईयर हॉलिडे के जश्न से पहले अगस्त के बाद से बिटकॉइन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। $23,500 के निशान को पार करने के बाद ये नीचे फिसल गया और आखिरी बार $22,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। दूसरी ओर इथेरियम $1,650 के स्तर की ओर बढ़ा है। मिक्स्ड हफ्ते के बाद अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर एक तंग सीमा में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने स्लोइंग इकोनॉमिक डेटा, कम लोअर यूएस डॉलर इंडेक्स और मेजर टेक अर्निंग्स से पहले गिरती यील्ड्स को डाइजेस्ट कर लिया। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसीज मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.10% बढ़ गया है, जो अब $1.4 ट्रिलियन है। इसी पीरियड में टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम में 15.21% की कमी आई है, जो टोटल $51.57 बिलियन है। डीफाई क्षेत्र में हाल में वॉल्यूम $4.99 बिलियन पर है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 9.67% है। इस बीच $45.58 बिलियन के साथ स्टेबल कॉइन टोटल क्रिप्टो मार्केट में 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम का 88.39% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.31% गिर गया है और वर्तमान में 42.03% है। हफ्ते में निवेशक प्रीलिमिनरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआईज, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, प्रीलिमिनरी Q4 जीडीपी रीडिंग, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, न्यू होम सेल्स, पीसीई प्राइस इंडेक्स, मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट और पेंडिंग होम सेल्स डेटा के व्यस्त हफ्ते के लिए तैयार रहेंगे। इंटरनल सीईओ डेरार इस्लिम द्वारा साइन बैंक्रप्सी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग फर्म जेनेसिस ने पिछले नवंबर में विड्रॉल फ्रीज के बाद के हफ्तों में लायबिलिटीज में $5.1 बिलियन को हेल्ड किया था। न्यूयॉर्क के सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंक्रप्सी कोर्ट में अपने फर्स्ट डे मोशन में इस्लिम ने अपने रीस्ट्रक्चरिंग से पहले जेनेसिस के फाइनेंशियल सिचुएशन का डिटेल में बताया था। जेनेसिस होल्ड को जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल एलएलसी और जेनेसिस एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ने 19 जनवरी को चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया, जो एफटीएक्स के इम्प्लोजन के तुरंत बाद पकड़ में आने वाली लेटेस्ट क्रिप्टो फर्म बन गई है। ग्राहकों ने मांग की है कि जेनेसिस लोन्स में $827 मिलियन का रीपे करें। फाइलिंग के अनुसार 3AC के बंद होने के समय जेनेसिस के पास फंड के बकाया लोन्स में $24 बिलियन थे, जिसमें से जेनेसिस केवल आधा ही वसूल कर पाया था। स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे स्टेलर ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है, जिसे 19 जनवरी को बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने के बाद जेनेसिस के सबसे बड़े लेनदारों में से एक नामित किया गया है। बैंक्रप्सी फाइलिंग्स के अनुसार जेनेसिस के अगेंस्ट फाउंडेशन के पास $13 मिलियन का क्लेम है। फाउंडेशन ने 2022 में जेनेसिस को $13 मिलियन के लोन की पुष्टि की, लेकिन अपने बाकी ट्रेजरी की तुलना में इस अमाउंट को इमैटीरियल कहा था। स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, आउटस्टैंडिंग क्लेम हमारे ओवरऑल ट्रेजरी के एक इमैटीरियल पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसका हमारे ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ता। बैंक्रप्सी फाइलिंग्स के अनुसार स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन सहित जेनेसिस के टॉप 50 क्रेडिटर्स पर $3.5 बिलियन का बकाया है। जेनेसिस ग्लोबल होल्ड को क्रिप्टो करेंसी लेंडर जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल की मूल कंपनी और कॉइनडेस्क की एक सिस्टर कंपनी ने 19 जनवरी को चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए दायर किया, जो कि डिफंक्ट हेज फंड 3 Arrows कैपिटल और डिफंक्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संपर्क में थे। जेनेसिस पर अपने टॉप 50 क्रेडिटर्स का $3.5 बिलियन से ज्यादा बकाया है, जिसमें से एक फेयरफैक्स काउंटी वर्जीनिया में $6.8 बिलियन पेंशन फंड सिस्टम है।
ग्लोबल एसेट मैनेजर वैनक के न्यू फाइनेंस इनकम फंड को बैंक्रप्सी फाइलिंग में एक लेनदार के रूप में लिस्ट किया गया था, जिसमें जेनेसिस के खिलाफ $53 मिलियन का क्लेम था। भले ही जेनेसिस क्रिप्टो लेंडिंग बिजनेस ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, लेकिन कंपनी की ट्रेडिंग आर्म जो चैप्टर 11 से बाहर रही है, वो अभी भी ब्लॉकचेन पर पैसा मूव कर रही थी, जो ये दर्शाता है कि बिजनेस अभी भी कम से कम कुछ हद तक सामान्य रूप से चल रहा था। ईथरस्कैन द्वारा कंपाइल ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार जेनेसिस ओटीसी ट्रेडिंग डेस्क द्वारा नियंत्रित एक वॉलेट ने ETH, FTM और USDT में कॉइनबेस, बाइनेंस, बिटस्टैम्प और क्राकन को बैंक्रप्सी फाइलिंग करने के लिए 19 जनवरी को लगभग $125 मिलियन भेजे। वॉलेट ने पिछले कुछ घंटों में लगभग $50 मिलियन USDC प्राप्त करते हुए कई बार लेन देन किया है। डेलावेयर बैंक्रप्सी कोर्ट के जज ने न्यूयॉर्क के लॉ फर्म सुलिवन एंड क्रॉमवेल को बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के दौरान FTX का प्रतिनिधित्व जारी रखने की अनुमति दी है। जज जॉन टी डॉसे ने वाइट ट्रू लॉ फर्म के इंटरेस्ट के संभावित टकराव के बारे में रीसेंट कंट्रोवर्सी के बावजूद 20 जनवरी को निर्णय जारी किया, जो आलोचकों का कहना है कि सुलिवन और क्रॉमवेल को डेटर्स के काउंसिल के रूप में कार्य करने से डिस्क्वालीफाई घोषित करना चाहिए। पूर्व FTX अटॉर्नी डैनियल फ्रीडबर्ग, जिन्होंने एक्सचेंज के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर के रूप में कार्य किया, जिन्होंने एक असामान्य घोषणा दायर की जिसमें FTX के साथ सुलिवन एंड क्रॉमवेल के पिछले काम में गलत काम करने के कई एक्सप्लोसिव एलिगेशंस थे। फ्रीडबर्ग ने अपनी घोषणा में दावा किया है कि रायन मिलर, FTX US के जनरल काउंसिल और सुलिवन एंड क्रॉमवेल के पूर्व पार्टनर ने अपने पूर्व कलीग्स को लीगल वर्क में लाखों डॉलर वापस कर दिए। फ्रीडबर्ग और US ट्रस्टी का ऑफिस ही अकेले नहीं है जो FTX में सुलिवन और क्रॉमवेल की इन्वॉल्वमेंट पर सवाल उठाते हैं। जज डॉसे ने तर्कों पर विचार करने के लिए एक ब्रीफ रिसेस के बाद डेटर्स के काउंसिल के रूप में सुलिवन और क्रॉमवेल की नियुक्ति को मंजूरी देने का अपना निर्णय जारी किया। 20 जनवरी को कोर्ट फाइलिंग्स के मुताबिक यूएस गवर्नमेंट इस महीने की शुरुआत में FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड से लगभग $700 मिलियन के एसेट्स को जब्त करना चाहती है। एसेट्स में लगभग $525 मिलियन वर्थ के 55 मिलियन से ज्यादा रॉबिनहुड शेयर शामिल है। बोरोड एलामीडा फंड से खरीदे गए ये शेयर्स बैंकमैन-फ्रीड, FTX ग्रुप और ब्लॉकफाई के बीच बैटल के सेंटर में थे। अधिकारी बैंकमैन-फ्रीड के बिजनेसेस से जुड़े बैंक अकाउंट्स की एक सीरीज से $171 मिलियन कैश जब्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं। बैंकमैन क्रिमिनल फ्रीड के केस में 20 जनवरी को फाइल्ड पर्टिकुलर्स के एक बिल के मुताबिक गवर्नमेंट ने जनवरी की शुरुआत में उन एसेट्स और अन्य को जब्त कर लिया और उनकी जब्ती की मांग कर रही है। इन्फ्लेशन से प्रभावित देश अपने मनी की कीमत घटाने वाली करेंसी से बचाने के लिए लगातार कई तरीकों की तलाश कर रहे हैं। क्रिप्टो कंपेयर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जो डिजिटल एसेट ट्रेंड को ट्रैक करता है, इन बाजारों में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसकी आसानी के कारण क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने पिछले साल इस ट्रेंड पर कैपिटल लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार 16.3% की वृद्धि के साथ एक्सचेंजों के बीच बाइनेंस का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। पिछले 24 घंटों में स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम में $14 बिलियन से ज्यादा की अमाउंट कॉइन मार्केट कैप की रैंकिंग में अगले 20 एक्सचेंजों की अमाउंट से ज्यादा हो गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रांजैक्शन की सीरीज में, जिसे एनालिसिस फर्म क्रिप्टो क्वांट द्वारा चिन्हित किया गया था, बिटकॉइन माइनर वन थ्रैश ने बिटकॉइन का लगभग पूरा बैग बाइनेंस को ट्रांसफर कर दिया है। कन्वेंशनल विजडम के मुताबिक बाइनेंस जैसे एक्सचेंजों में माइनर्स से बड़े BTC इनफ्लोज एक मंदी का संकेत है कि माइनर्स BTC बेचने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिप्टो क्वांट डेटा के मुताबिक 17 और 19 जनवरी को वन थ्रैश ने 2396 और 3336 BTC ट्रांसफर किए। 19 जनवरी को ट्रांसफर किए गए 3336 BTC को सीधे बाइनेंस को ट्रांसफर किया गया था, जबकि 17 जनवरी को ट्रांसफर किए गए 2396 BTC का 94% बाइनेंस पहुंचने से पहले 3 अलग अलग वॉलेट में हेल्ड किया गया था।
2.5 साल पहले जुलाई 2020 में शुरू हुए क्रिप्टोक्वांट के वन थ्रैश ट्रैकिंग हिस्ट्री में 2 दिनों में ट्रांसफर सबसे ज्यादा थे। वन थ्रैश का BTC आउटफ्लो बिटकॉइन के रूप में हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी $22,000 से ज्यादा हो गई। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 20 जनवरी को सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मैंगो मार्केट से $116 मिलियन की चोरी के साथ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ट्रेडर इब्राहिम ईज़नबर्ग पर आरोप लगाया है। हालांकि इस कार्रवाई का व्यापक प्रभाव हो सकता है। SEC के आरोप एजेंसी के इस दावे पर आधारित है कि मैंगो मार्केट्स का गवर्नेंस टोकन मैंगो एक सिक्योरिटी है। पिछले कार्यों में इसके तर्कों की तरह जिसने क्रिप्टो इंडस्ट्री को हाई अलर्ट पर रखा है। ईज़नबर्ग पहले से ही मैंगो मार्केट्स के खिलाफ हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में अपनी भूमिका के लिए अक्टूबर में क्रिमिनल कमोडिटीज फ्रॉड के आरोपों का सामना कर रहे थे। इसके अलावा कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने पिछले हफ्ते ईज़नबर्ग पर मार्केट में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.2 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।